हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सारे बच्चे घर पर फिट फाइन और हेल्दी होंगे। और आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बार मैग्नेट की जो सीरीज चल रही थी उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हमने बेटा दो लेक्चर्स में, प्रीवियस के दो लेक्चर में बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। और आज के इस लेक्चर में जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज कवर करी हैं उन पे किस तरीके से सवाल बन सकते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही फ्लैश होने वाला है और वो सवाल है क्या, देखिए कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट इन द शोन फिगर इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट इज स्मॉल एम। और वो किसके बराबर है बच्चों, क्यू एम इंटू एल के। तो आपको दो मैग्नेट दिख रही हैं, दोनों मैग्नेट कैसे दिख रही हैं, इस तरह से प्लस की फॉर्म में, ठीक है। और यहां पर दो मैग्नेट दिख रही हैं, ये दोनों मैग्नेट किसकी फॉर्म में दिख रही हैं, इस तरह से आपको एल की शेप में दिखाई दे रही हैं। तो आपको यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है बेटा। जब मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो आप एक बात जानते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट किधर से किधर डायरेक्टेड होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा, ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा। अब एक बात आपको पता थी कि वेक्टर की स्पेस में कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं होती, तो अगर इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है तो इसका मतलब अगर मैं इसको पैरेलल लेके आऊंगा तो ये कुछ इस तरह से आ सकता है। और दूसरे वाले वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसको भी अगर अपने पैरेलल टू ये यहाँ के बैठ गया, अभी नहीं बैठा है, बिल्कुल बैठाइए इसे, ये बैठ जाओ भाई, बैठ गया। क्या यहाँ पे लाया जा सकता है? इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं कहूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा m। और उस m की वैल्यू कितनी है बच्चों, उस m की वैल्यू है qm इंटू एल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आया m, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आया m, और ये कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे। अच्छा, जिन बच्चों को शुरुआत से मैं पढ़ा रहा हूं, जिन्होंने मेरी बातें समझी हैं अभी तक और ये बात पहले भी पढ़ा चुके थे इलेक्ट्रिक डायपोल में, तो यहां से आप देखिएगा कि यहां से लेके यहां तक एक रिजल्टेंट जो होगा, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट एम नेट अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो वो किसके बराबर आएगा बच्चों, वो आएगा m√2 के बराबर। जो बच्चे हमसे अभी जुड़े हैं बिल्कुल वो ध्यान रखेंगे, अगर दो वेक्टर बच्चों इक्वल होंगे, अगर दो वेक्टर a और a के इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट बिल्कुल उनके मिड से पास होता है, रिजल्टेंट बिल्कुल उनके मिड से पास होता है। और r का फॉर्मूला होता है 2a cos θ/2। सोच के देखो यहाँ a का काम कौन कर रहा है, m, तो रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, 2, a की जगह m, cos θ/2 करना है तो cos 90/2, टुचुक कितनी बार, 45, बहुत बढ़िया, 2m। cos 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2, √2 से कटेगा कितनी बार, √2 टाइम्स, आंसर आ गया √2m। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से रिकॉल भी करते हैं, जो नए हैं चाहे पुराने हैं सारे लोग। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो रिजल्टेंट आएगा 2a cos θ/2। इसी से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालते थे। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या होता था, अगर दो वेक्टर 60 डिग्री पे होंगे तो रिजल्टेंट आएगा a और a के अगर 60 डिग्री पे हैं तो a√3, a और a के 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट आएगा a√2, a और a के 120 डिग्री पर हैं तो रिजल्टेंट आएगा a, और बिल्कुल मिड में से पास हो रहा होगा। ये तीन चार बातें हैं जो लगातार लगती हैं। और a और a के अगर 180 डिग्री पे होते तो कुछ इस तरह से होते, एक a इधर की तरफ, एक a इधर की तरफ, 180 डिग्री पे होते, नेट वैल्यू कितनी आ जाती बच्चों, 0 आ जाती। तो इन बातों का ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, रिजल्टेंट कितना आ गया, √2m। अच्छा, m qm इंटू एल दिया था, तो ऑप्शन में अगर m की जगह पर qm इंटू एल की फॉर्म भी दे रखी हो तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर बेटा मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया हुआ हो, किससे रिप्रेजेंट किया हो मैग्नेटिक मोमेंट को, कैपिटल M से, तो उस समय पर कैपिटल M किसके बराबर आएगा, m इंटू एल के। अब ये स्मॉल m क्या बन जाएगी, पोल स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो नोटेशन जरूर ध्यान रखिएगा, नोटेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर आप दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस मैं आपको बेटा इसमें छोटा सा हिंट देने वाला हूं, आप लोग खुद समझ जाएंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, हमें इसे बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। देखिए साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, पहला वाला मैग्नेटिक मोमेंट। मैंने कहा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ, दूसरा वाला भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, सवाल वही था, बस पूछने का अंदाज बदला हुआ है। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m। जब एल की शेप में है तो ये ऐसे ही तो है, एक मैग्नेटिक मोमेंट m, एक मैग्नेटिक मोमेंट m, दोनों कितने पे हैं, 90 डिग्री पे। जब दोनों मैग्नेटिक मोमेंट 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट कितना आएगा, इनके बीच से पास हो रहा होगा, और बीच से पास होने वाले रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, वो वैल्यू हो जाएगी आपके पास m√2। तो सेम क्वेश्चन था, बस अरेंजमेंट जो था वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ था। लेकिन अगर वेक्टर की भाषा में कहेंगे तो दोनों अरेंजमेंट बेटा हमारे बिल्कुल एकदम सही सटीक तरीके से थे। आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके बेटा आप नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या है कहानी, रिपीट फॉर दी शोन फिगर। बेटा सवाल पूछने का अंदाज बदल गया बस अभी। इसी तरह के सवाल हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी लगाए थे, अब हम ये सवाल मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए मैग्नेटिक डायपोल के केस में लगा रहे हैं। ध्यान से सुनना सवाल को। उसने क्या कहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहां पर -2qm रखा, यहां पर qm रखा और यहां पे qm रखा। बच्चों ये -2qm जो है इसको मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूं, इधर रखा है एक -qm और इधर qm पहले से है, ये इधर रखा है एक -qm और इधर qm पहले से है। -qm किसको इंडिकेट करता है, साउथ पोल को, प्लस qm किसको इंडिकेट करता है, नॉर्थ पोल को। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ? अच्छा, दूसरा, इस वाले साउथ पोल से इस वाले नॉर्थ पोल की तरफ भी एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा। अब कहानी आती है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ तो कितना डेवलप होगा। तो भैया मैंने क्या बताया, स्मॉल m बराबर इनमें से किसी की एक पोल स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड लेना है qm इंटू यहां से इनके बीच की लंबाई कितनी है a, तो m की वैल्यू कितनी आ गई qm इंटू a। यहां पर देखिए इन दोनों के बीच की पोल स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है qm, बीच की दूरी कितनी है a, तो इनका भी मैग्नेटिक मोमेंट m किसके बराबर आ गया, qm इंटू a के। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई, अगर दो वेक्टर a और a के 60 डिग्री पे होते तो रिजल्टेंट आता a√3। फॉर्मूले से लगा के भी देख लो, 2a cos 60/2 cos 30 आएगा, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 टचोक, क्या आंसर आएगा a√3। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, कितने कितने के, m के और m के। तो अपन लोगों को दो वेक्टर मिल गए ना, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, कितने पे, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। कितने पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पर। तो रिजल्टेंट जो होगा बच्चों वो इसके बिल्कुल टचोक मिड से चला गया। अच्छा, जो मिड से रिजल्टेंट होगा वो मैं अभी आपको बताया कैसे निकलेगा। अगर ये m का है ये भी m का है तो ये कितने का हो जाएगा, m√3 का हो जाएगा। और m की वैल्यू बच्चों कितनी है, √3 की जगह √3, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, qm इंटू a। यूनिट बेटा सब में लिखते चलिएगा, प्रीवियस में भी मैंने नहीं लिखी है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसमें भी जाके लिख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। यूनिट अपनी कितनी है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल अगर आपको दिखे तो समझ जाएंगे आप कि किस तरह से मुझे साउथ पोल और नॉर्थ पोल का डिवीजन करना है। तो नोट डाउन करिएगा बेटा इसको। चलिए अब नेक्स्ट आ गए आगे की तरफ। थोड़ा सा अरेंजमेंट को हमने कॉम्प्लेक्स किया और ये बढ़िया सवाल है बेटा, कुछ चीजें इसमें गलती करवा देते हैं जानबूझ के एग्जामिनर, आपको उसी चीज पे फोकस्ड रहना है। चीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये दिया है, कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट और अरेंजमेंट ऑफ द 3 आइडेंटिकल मैग्नेट इन शोन एज शोन इन फिगर। बेटा 3 आइडेंटिकल मैग्नेट है, इसका मतलब हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहने वाला है। मैं मान के चलूंगा हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m है। तो इस डायग्राम को थोड़ा मैं बड़ा करके आपको बच्चों दिखाता हूं, ताकि जो बात मेरे को समझानी है वो मैं आपको बढ़िया करके समझा सकूं। देखिए अब आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल बढ़िया करके रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। यहाँ देखिए एक साउथ है, यहाँ एक नॉर्थ है, तो एक मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा साउथ से नॉर्थ की तरफ, एक बन गया ये। दूसरे मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ बनेगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट बन गया ये। अगर तीसरे वाले की बात करूं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ एक मैग्नेटिक मोमेंट बन गया ये सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट m m और m के रहे होंगे, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल थी। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने फिर से छोटा कर रहा हूं, डायरेक्शन आपको समझ में आ गई है। हम इसे दोबारा से अब इसकी ओरिजिनल स्टेट पर ले आए। जब बेटा मैं इसकी ओरिजिनल स्टेट पे लाया, और मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा वेक्टर की पोजीशन फिक्स नहीं होती। अब वेक्टर की पोजीशन फिक्स नहीं है तो एक वेक्टर तो ये आया, बहुत बढ़िया। दूसरा वेक्टर जो है वो दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा। अगर ये मैं मान के चल रहा हूं इक्वल वेक्टर है, जबकि ये थोड़े से इक्वल नहीं दिख रहे, मान के चलो लगभग लगभग ये इक्वल है। और जो तीसरा वेक्टर आपके पास आएगा वो तीसरा वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा। मैं इसको भी बना दूं, ये देखिए, चलो इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये यहां पे ये तीनों वेक्टर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे थे, m का, एक और m का और एक और m। ये तीनों मैग्नेटिक मोमेंट m m m के फॉर्म में आ गए। अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो 3 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कुछ लोग क्या करेंगे, ये m और m है, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में से निकालने की कोशिश करेंगे। ये m और m, इनका रिजल्टेंट बीच में से, फिर उसका रिजल्टेंट इसके साथ निकालना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्थिति को जन्म देगा, लेकिन अगर बुद्धि पे थोड़ा सा जोर दें आप तो यहीं से आपको एक कंक्लूजन मिल रहा होगा। देखो ये वेक्टर के हेड पे इसकी टेल रखी हुई है, इस वेक्टर के हेड पे इसकी टेल रखी हुई है। इसका मतलब इसकी टेल से इसके हेड को ज्वाइन करने वाला ये एक और जो मैं वेक्टर यहां बनाने वाला हूं, एक और जो मैं वेक्टर यहां बनाने वाला हूं, जिसको मैंने स्काई ब्लू कलर से ऐसे दिखा दिया है,
ये दो वेक्टर हो गए। मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस भी करके अगर आपको दिखाऊं, देखिए ये ऐसे, ये वाला जो वेक्टर मैं बनाने वाला हूं, इस वेक्टर की हेड पे इस वेक्टर की टेल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो एम डैश होगा। इसको दोबारा से वहीं पहुंचाएं, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड एज एम डैश। अब मुझे देखना है इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा। अच्छा अब ये देखो, ये दोनों कितने कितने के थे, एम और एम के थे, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता इनके बीच में एंगल कितना है। तो ध्यान दो, अगर वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता था तो मैं इस लाइन को अगर आगे फॉरवर्ड करता, तो ध्यान देने वाली बात है, ये इक्विलेटरल एक ट्रायंगल अगर बन रहा था तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितने का बनता बच्चों, ये एंगल बनता बेटा आपके पास 120 डिग्री का। कितने का बनता, 120 डिग्री का। अब एम और एम के 120 डिग्री पर है, एम और एम के कितने पे हैं, 120 डिग्री पर हैं। तो अगर वो 120 डिग्री पे होते तो ये वाला जो वेक्टर था ना, इसका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे ही करके तो आता, यही रिजल्टेंट आता, क्योंकि इसको पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते थे। एक्चुअल सिनेरियो में रिजल्टेंट इसका और इसका यहां आया, और फिर उसको मैंने बेटा यहां पैरेलल ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं एम डैश की बात करूं तो देखो ये एम था, तो ये लगभग लगभग एम ही इधर है, एम और एम 120 पे हो, तो एम डैश की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई किसके बराबर है, एम के बराबर आएगी। निकाल भी सकते हो, ज्यादा परेशानी लेने वाली बात नहीं है। क्या होता है, 2a cos θ/2 तो होता है। सोचो θ/2 की जगह 120/2 करोगे, इसको काटोगे ये आएगा 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आया a, मतलब m और m का रिजल्टेंट आया m। अब इस पूरे को भूल जाओ, एक स्काई ब्लू कलर का इधर की तरफ है m का, एक ऑरेंज कलर का पहले से इधर की तरफ था m का, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो बच्चों में m नेट को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, m नेट कैन बी रिटन एज m प्लस m डैश, और m डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, m डैश की वैल्यू हमारे पास आई है m, वैल्यू इज 2m। क्या मेरी बात समझ में आ गई। आप वैसे भी निकाल सकते थे, इधर m इधर m, इधर m इधर m, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री। आप पूरा फॉर्मूला लगाइएगा, क्या, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास यही रिजल्ट आ रहा होगा कि उसके रिजल्टेंट की वैल्यू आपके सामने m आ जा रही होगी। तो इसमें रिजल्टेंट निकालना थोड़ा मुश्किल का काम हो सकता है, बाकी सवाल में ऐसा कुछ नहीं था। अगर वेक्टर का सही ज्ञान है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा सवाल और इंटरेस्टिंग है, आप उस सवाल को भी समझिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा, फिर मैं इस वाले सवाल को बेटा बढ़ा देता हूं। देखिए जैसे ही आप इस सवाल को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ एक मैग्नेटिक मोमेंट बना, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ की तरफ एक और मैग्नेटिक मोमेंट बना, ये साउथ ये नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ एक और मैग्नेटिक मोमेंट बना। अरे हाँ या ना बोलो यार, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। अब अगर वेक्टर की स्थिति देखो तो एक वेक्टर कैसे जा रहा है बच्चों, इधर ध्यान देना। अगर आप बेसिक फंडामेंटल को पकड़ने की कोशिश करें तो देखिए यहां से हम देखें, साउथ से नॉर्थ की तरफ एक वेक्टर ऐसे गया, फिर एक वेक्टर ऐसे गया। ये जो कैप है ना बेटा, ये हेड बता रहा है, ये जो है वो टेल बता रहा है। एक वेक्टर ये था, इस वेक्टर के हेड पे ये वाला वेक्टर आया, ये इसका हेड आ गया, फिर इस वाले वेक्टर के हेड पे ये वाले वेक्टर की टेल आ गई, और ऐसे करके ये वेक्टर्स कंबाइन हो रहे हैं। और ये कैसे वेक्टर का, देखो मैं बीच में से दिखाई दे रहा हूं ना, बढ़िया एकदम चकाचक, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। ये वेक्टर कैसे दिखाई दे रहे हैं, साइक्लिक वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं, साइक्लिक वेक्टर। और वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा बहुत शानदार सी, कि अगर सारे वेक्टर साइकिल की फॉर्म में हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 15 हो, चाहे 50 हो, अगर वो कंप्लीट एक साइक्लिक पॉलीगन बना रहे हैं तो उस समय पे उनके रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस वाले सवाल को तो बस डायरेक्शन बना के बिना पेन उठाए भी सॉल्व किया जा सकता है, कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, ऐसे करके इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया साइक्लिक वेक्टर। पिछले वाले सवाल में स्थिति ये थी, इस वाले सवाल में स्थिति ये है, जो तीनों वेक्टर एक कंप्लीट साइकिल की फॉर्म में, इसलिए ये साइक्लिक वेक्टर की फॉर्म हुई। और साइक्लिक वेक्टर्स का बेटा मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास कितना होता है, साइक्लिक वेक्टर्स का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 0। तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, इस पूरे अरेंजमेंट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है बच्चों, उसकी वैल्यू होने वाली है 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ये दो सवाल हैं जो थोड़े से वेक्टर का आपकी नॉलेज को चेक कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन सवालों में। बार मैग्नेट के छोटे सवाल बनते हैं और आराम से डुएबल क्वेश्चंस हैं वो। ध्यान से सुनिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। इन नोट्स को कंप्लीट कर रहे होंगे आप लोग। देखिए ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब तक जितनी प्रैक्टिस बनी है, दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है, एक ये और एक ये। कह रहा है कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट इन दी शोन फिगर। देखो इधर 3 मैग्नेट थी, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। ये दोनों 90 पे थे, ये बिल्कुल इसके बीच में से जा रही है तो 45 पे।
तो एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर, एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर, एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा। 3 वेक्टर है, 2 का रिजल्टेंट निकालोगे बिल्कुल बीच में जाएगा और इन दोनों को जोड़ोगे नेट आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन घर करनी है। पूछा ऐसे भी जा सकता था, देखो यहाँ क्या लिखा, -3qm, यहाँ qm, यहाँ qm, यहाँ qm। तो एक -qm, एक +qm से एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर, एक -qm से एक +qm से एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर, एक -qm से एक +qm की तरफ एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर। सवाल चाहे ऐसे पूछा जाए और चाहे सवाल ऐसे पूछा जाए, दोनों ही तरीके से आप चीजों को समझ चुके हैं कि कैसे उनको हमें बच्चों सॉल्व करना है। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं, वेरीफाई कर लेना बस। mnet जो आएगा उस mnet की वैल्यू आ रही होगी m ब्रैकेट में √2 + 1। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतनी ही वैल्यू आ रही होगी। नहीं आ रही हो किसी की तो आप जानते हैं मुझ तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। आप पिन कमेंट का यूज करिएगा, आपके कमेंट मुझे दिखेंगे, मैं उन्हें पढ़ रहा हूँ। बच्चों ने कमेंट करना थोड़ा सा कम कर दिया है, लाइक करना भी कम कर दिया है। वैसे मेरी आदत नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। वही सपोर्ट है जो कंटिन्यूसली मोटिवेट रखेगा मुझे इस जर्नी को आगे बढ़ाने में। चलिए फिर अब हम नए सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल क्या है, सवाल देखिएगा, अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 4 पार्ट। अभी तक जो सवाल बन रहे थे वो सारे के सारे बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट पे थे, और अब जो सवाल बन रहे हैं वो बेटा बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी पे हैं। कुछ शानदार से सवाल कर रहे होंगे हम। अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 4 पार्ट सच दैट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच इज हाफ ऑफ दैट ऑफ इनिशियल वन, सच दैट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच इज हाफ ऑफ दैट ऑफ इनिशियल वन, देन द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पार्ट इज। बच्चों बहुत बढ़िया, एक मैग्नेट बना दी मैंने यूं करके, कलर भी इसका व्हाइट कर देते हैं। अगर मैं इस मैग्नेट को काटूं और इस तरह से काटूं कि उसकी लेंथ और विड्थ सब में बराबर हो और पहले वाले की आधी हो, अगर मैं ऐसे काटना चालू करता तो लेंथ 4 हिस्सों में काटते तो 1/4 तो जाती, ऐसे काटना चालू करता तो भी लेंथ तो सेम रहती लेकिन विड्थ 1/4 हो जाती। इनको ऐसे काटना है कि लेंथ और विड्थ बराबर हो और पहले वाले की आधी हो। तो सोच के चलो कैसे काट सकते हैं इसको। हम कुछ इस तरह से काट सकते हैं बच्चों, ये इसके मिड में आया और दूसरा सेगमेंट इसका मैंने ऐसे करके काट दिया। तो अब देखेंगे अगर आप बुद्धि पे जोर देंगे तो हर एक की लेंथ भी पुरानी के मुकाबले आधी हो गई और विड्थ भी पहले के मुकाबले कितनी हो गई, आधी। तो मैग्नेट कैसे कटेगी, मैग्नेट कुछ इस तरह से कट रही होगी। अच्छा ऐसे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको एक बात पता था, जब बीच में से ऐसे काट दी थी तो प्रॉपर्टी में बताया था अगर पुरानी पोल स्ट्रेंथ अगर QM रही होगी तो अब नई वाली पोल स्ट्रेंथ कितनी आएगी, QM/2। इसकी भी कितनी आती, QM/2। इसकी कितनी आती, माइनस के QM/2। इसकी कितनी आती, माइनस के QM/2। लेंथ कितनी आती, L/2। लेंथ कितनी आती, L/2। ये भी कितनी हुई, L/2, और ये भी कितनी हुई, L/2। आपसे पूछ क्या रहा था बस, देन द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पार्ट नए वाले की कितनी आ गई, QM/2। टिचुक करके आंसर मार दोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो M किसके बराबर आता, QM × L के बराबर आता, और हर एक पार्ट का नए का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता तो M डैश की जगह कितना लिखते बच्चों, वो लिखते QM/2, और लेंथ की जगह क्या लिखते, L/2। इसको सॉल्व कर रहे होते, ये कितना आता, QM × L/4। ये क्या था, पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब कितना हो जाता, M/4। तो ध्यान से सवाल पढ़ लेना, हो सकता है इसी सवाल में आपसे मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ रहा हो ईच पार्ट का, तो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, M/4। इसी सवाल को आगे बढ़ा के वो ये भी पूछ सकता है कि किसी नए वाले एक हिस्से और पुराने वाले हिस्से का रेशो क्या होगा। तो नए वाले का अगर M डैश है और पुराने वाले का M है तो रेशो क्या आएगा, M/4/M। टुचुक आंसर आया कितना, 1/4। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सवाल में क्या पूछ रहा है और एक ही सवाल के देखिए कैसे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बात भी आपको बढ़िया करके समझ में आनी चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, जो सवाल मैंने एडिशनल और बता दिए हैं इसके सहारे से उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, अ मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ M एंड लेंथ L इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। ये पहले ही पढ़ा चुका हूं बच्चों आप लोगों को, अगर याद हो तो लास्ट में एक थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। एक बार मैग्नेट थी, क्या थी, एक बार मैग्नेट, उसको अगर मैं बेंड कर दे रहा था, ये ऐसे करके एक बार मैग्नेट है, इसको अगर मैं बेंड कर दे रहा था किसकी फॉर्म में बेटा, इसको बेंड कर दे रहा है सेमी सर्कल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेंड कर रहे हैं, इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। तो इसके पोल जो होंगे बच्चों वो पास पास आ गए होंगे, और इसके लिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ाया था, M डैश इज इक्वल्स टू क्या पढ़ाया था, 2m/θ sin θ/2। जो ये सबसे पहली बार वीडियो देख रहा है वो इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, उसमें रिमार्क पूरा ड्राइव कराया हुआ है बकायदा कैसे आता है। अच्छा सोचने वाली बात है,
अगर ये सेमी सर्कल की फॉर्म में बेंड हुई तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। लेकिन मैंने आपको बताया था ये थीटा किस में होना चाहिए, दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अच्छा ये रेडियन में है तो आंसर क्या आएगा, 2m अपॉन पाई, और यहां क्या आएगा, इसको रेडियन में रखो चाहे डिग्री में रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो योर आंसर विल बी 2m अपॉन पाई। यूनिट सबकी लिख के चलना, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट आता है, इधर साउथ बनाया इधर नॉर्थ बनाया, यहां माइनस के QM यहां प्लस के QM, और लेंथ थी L तो M की वैल्यू कितनी होती, QM इंटू L। ये मैंने डायरेक्टली आपको पहले डिस्कस किया हुआ था, बस उसका एक रिकॉल आया है, सीधे सीधे आप उस रिकॉल को मैनेज कर रहे होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को सीख रहे होंगे। बेटा देखिएगा क्या कहानी है, अ मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ M एंड लेंथ L इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। अब बस एक चीज आगे बढ़ा दी है, एंगल 60 का कर दिया, एंगल कितने का कर दिया 60 का, और क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, आपसे परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना था, अगर 60 का एंगल होता तो 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके। तो 60 से काटा 3 टाइम्स, ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस वैल्यू इज पाई बाई 3। अब मुझे फॉर्मूला पता था m डैश किसके बराबर होता है, वो होता है 2m अपॉन में थीटा साइन थीटा बाई 2। अब भैया यहां देखोगे तो 2m अपॉन में थीटा की जगह क्या लगाऊं, पाई बाई 3 लगाऊं, और साइन, बेटा देखो एंगल 60 है तो साइन 30 लगाएंगे, और साइन 30 की बच्चों वैल्यू आएगी 1/2, 2 से 2 टुचुक, ये 3 ऊपर जाएगा, आंसर क्या आएगा 3m अपॉन में पाई। ये आया नया वाला m डैश, तो m डैश मिल गया अपने को कितना, 3m अपॉन पाई। और हमसे पूछ क्या रहा है, परसेंटेज चेंज। बच्चों परसेंटेज चेंज की जब भी बात होती है तो परसेंटेज चेंज किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। तो बेटा फाइनल वैल्यू अपने पास कितनी है, फाइनल वैल्यू है 3m अपॉन पाई, इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारे पास, इनिशियल वैल्यू है अपने पास m, अपॉन में इनिशियल वैल्यू कितनी है पाई, इंटू 100%। इधर ध्यान दीजिएगा, यहां से m को कॉमन निकाल लेंगे तो यहां क्या आएगा, 3 अपॉन में पाई माइनस 1 अपॉन में m से m कट गया, इंटू क्या आया 100%। इसको बेटा एलसीएम लेंगे, 3 माइनस यहां पे क्या आ रहा है पाई आएगा, अपॉन में यहां पर पाई आएगा इंटू 100%। बेटा ध्यान दीजिएगा, 3 माइनस पाई की वैल्यू होती है लगभग 3.14, तो 3 में से 3.14 घटाएंगे कितना आएगा 0.14, अपॉन में यहां क्या आया 3.14, इंटू क्या आया 100%। बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं, 100 का मल्टीप्लाई 0.14 में करोगे तो 14 आएगा, तो ये लगभग माइनस के 14 अपॉन में 3.14 आता, इतने परसेंट। अब बच्चों सोचने वाली बात है, 3 से 5 तक होता ये 15 होता, तो 3 5 जा 15, 3 5 15, तो 5 से तो कम आना है और 4 से ज्यादा आना है, और 5 के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो लगभग लगभग मैं इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं माइनस के 4.75%। अप्रोक्सीमेटली इतना ही आंसर आ रहा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि 3.14 भी दिया हुआ है, तो 4.6 लिख देते हैं, ये इतना 75 तक नहीं जाएगा, मैं लगभग इस वैल्यू को कह रहा हूं कितनी, ये कितनी आ रही होगी माइनस के 4.6%। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है, क्या माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर रहा था। वैसे ही मैंने आपको बताया था जब आर्क को बेंड कर रहे होते हैं तो पोल पास आ जाते हैं, पोल पास होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर जाता है। क्या लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? कोई ऐसा बच्चा जिसको जरा सा भी डाउट हो यहां तक की बात में तो वो बता दे, कोई समस्या लेने वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कहूं तभी गर्मी क्यों लग रही है। यहां तक की लॉजिक क्लियर हो गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो यहां तक की बात में? बढ़िया सवाल था, सवाल में थोड़ा सा चेंजेस किए गए थे, बाकी फंडामेंटल सबके एक जैसे ही हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर हम यह देख रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, कई जगह पर इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं इस सवाल के, लेकिन हम इसका जेन्युइन लॉजिकली चीजों को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, यही नहीं कि हवा में कोई भी चीज हम बात कर दें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फंडामेंटल आप समझने की कोशिश करना। A hole is made at the center of the bar magnet. Then the magnetic moment of the bar magnet
कई जगह पे बच्चों इसका आंसर डिक्रीजेस दिया होगा, कई जगह पे इसका आंसर बेटा रिमेन सेम दिया होगा। लेकिन मैं आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि कहानी है क्या और क्या इसका सही आंसर है। इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। वो कह रहा है होल इज मेड एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। मैंने एक बार मैग्नेट मानी बच्चों, मैंने एक क्या मानी, बार मैग्नेट मानी, और इसके सेंटर पे मैंने एक होल मान लिया। ये देखो कुछ इस तरह से। अगर बच्चों ये बार मैग्नेट होती तो एक पोल इसका क्या होता, नॉर्थ पोल होता, एक पोल होता क्या इसका, साउथ पोल होता। अरे हाँ या ना बोलो यार। तो कुछ तरीके से तो आंसर क्या दिया हुआ है कि भैया ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ साउथ पोल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैग्नेटिक की पोल स्ट्रेंथ जो थी वो पोल स्ट्रेंथ यहाँ की यहाँ एज इट इज बरकरार रह गई। अच्छा पोल स्ट्रेंथ बरकरार रही तो यहाँ की कितनी होगी QM, यहाँ की कितनी होगी -QM, लंबाई दोनों के बीच में अभी भी L है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी कितना होगा QM × L। कुछ जगह पर तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया है कि इसलिए ये रिमेन सेम है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और कुछ जगह पर इसका आंसर में क्या दिया है कि भैया जब ये पोल बना है तो इधर एक नॉर्थ बनेगा एक साउथ बनेगा और ये हिस्सा मैग्नेट के बाहर का हो गया। बच्चों वो एक्सप्लेनेशन बस हवाबाजी में कुछ चीजें ऐसे गुड़ुम करके दी हुई हैं और आप उसको लॉजिकली जब सीखेंगे तो वो आंसर मिस इंटरप्रेट करके दिया हुआ है। सही आंसर एक्चुअल में इसका रिमेन सेम ही है। चाहे आप इस तरीके से देख लीजिए, चाहे दूसरा तरीका भी है उसको भी देख लीजिए। मान के चलो इस मैग्नेट को काटते तो बीच में होल हो गया, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये अलग हो गया और ये वाला हिस्सा अलग हो गया। अब जब बच्चों ये हिस्से अलग हुए तो एक बात सोचो जरा कि मैं ये कहूं कि जब ये हिस्से अलग हुए हैं तो ये नॉर्थ है तो यहां कौन सा बनेगा, साउथ। ये कौन सा बनेगा, साउथ। और ये कौन सा बनेगा, ये वाला पोल कौन सा बनेगा, नॉर्थ। ये हिस्सा बाहर का बना, बिल्कुल बना, मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल बाहर का बना क्योंकि ये फ्री स्पेस है, मैग्नेट के अंदर का स्पेस नहीं है। बेटा मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेट के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर होती हैं, नॉर्थ से साउथ होती है। बिल्कुल सही बात है, एक्सप्लेनेशन में भी आप कई जगह पे सुनोगे। यहां पर भी मैग्नेटिक मोमेंट जो बन रहा होगा वो देखो यहां साउथ से नॉर्थ बनना होगा, यहां पर भी किधर बनना होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ बन रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इधर भी साउथ से नॉर्थ, इधर भी नॉर्थ से साउथ, इधर भी साउथ से नॉर्थ। तो पूरा मैग्नेटिक मोमेंट जैसे पहले था वैसे ही अब देखो, इतना बड़ा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा, सारे टुकड़ों को जब जोड़ते चले जाओगे तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट पुराने के बराबर ही आ जाएगा। सोच के देखो, पहले इतनी बड़ी एक वैल्यू थी, उसको मैंने 3 हिस्सों में काटा और वो तीनों एक ही डायरेक्शन में है। जो कई जगह पर वीडियो सॉल्यूशन में भी कई जगह पर क्या है वो आंसर गलत दिया हुआ है। वो एक्सप्लेनेशन में क्या बोलते हैं कि मैग्नेट के अंदर वाले हिस्से में तो साउथ से नॉर्थ बन रही है, लेकिन ये हिस्सा जो बाहर वाला है इसमें नॉर्थ से साउथ बनेगी। नॉर्थ से साउथ बनने की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इस वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन आप लॉजिकली सोच के देखिए, जब इसमें होल बनाया गया तो ये हिस्सा खाली हुआ, ये अगर अलग मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ये अलग मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये साउथ तो ये नॉर्थ। यहां मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेट के अंदर का हिस्सा साउथ से नॉर्थ, ये मैग्नेट के अंदर का हिस्सा साउथ से नॉर्थ, ये मैग्नेट के बाहर का हिस्सा, इसलिए ये किधर से किधर है, ये तो फ्री स्पेस आ गया ना इधर की तरह। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी किधर से किधर बन रही होंगी, नॉर्थ से साउथ। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर भी कोई फर्क किसी तरीके का नहीं पड़ रहा होगा। इसका मतलब उसकी पोल स्ट्रेंथ पे भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। कुछ जगह पर वो कह रहे हैं कि भैया पोल स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज कर गई, लेकिन इन एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं करी है। मैं चाहता हूं आप दूसरी जगह पर भी इन चीजों को देखें कि कहां पर क्या चीजें दी हुई हैं और फिर हमारी इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका जो सही एक्सप्लेनेशन है बच्चों वो पहुंच सके। इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। तो मैंने क्या देखा, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट विल रिमेन सेम। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल है, बुद्धि पे जोर देके रखना है आप लोगों को। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक की बात में जरा सा भी डाउट है तो मुझसे बेधड़क पूछ सकता है, मैं आपको मिलूंगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ, इसी आखिरी सवाल के साथ हम अपनी छोटी सी सभा को बेटा यहीं समाप्त कर रहे हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कीप शोइंग योर लव, कीप सपोर्टिंग अस, इट इज व्हाट वी ऑल रिक्वायर. Your love and support give us the whole motivation for which I work for. Thank you so much बच्चों, love you all.